हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 19 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2023 तक के लिए रूस के स्थान पर किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। देखिए, आप सभी को पता होगा 2020 में ही रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था 3 साल के लिए, लेकिन हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण इसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई, इसे बाहर कर दिया गया इस परिषद से। तो रूस के स्थान पर हाल ही में चेक रिपब्लिक को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए यूएनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए ही सदस्यों का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, और हर साल कोई ना कोई सदस्य इसका जरूर बनता है। यूएनएचआरसी की बात करें, फुल फॉर्म होता है इसका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 2006 को। मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेजास। देखिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, और यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। वहीं चेक गणराज्य की बात करें, यानी चेक रिपब्लिक, तो इसे चेकिया भी कहा जाता है। याद रखिए, इसकी कैपिटल है प्राग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमन। प्रधानमंत्री हैं पेत्र फियाला, जो कि हाल ही में चेक गणराज्य के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यहाँ की करेंसी है चेक कोरूना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्काई ब्रिज 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां पर खोला गया है। तो देखिए, दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है चेक रिपब्लिक में ही। ठीक है, ये एक मध्य यूरोपीय देश है और इस ब्रिज का नाम है स्काई ब्रिज 721। इसकी लंबाई है 721 मीटर, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्काई ब्रिज 721 और ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बन गया है। इसी तरह से हाल ही में एक और क्वेश्चन बना था, 632 मीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला गया है कहां पर, वियतनाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, काक्सियास डो सूल में संपन्न 24वें मुक बधिर ओलंपिक में यानी डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए, हाल ही में ब्राजील के काक्सियास डो सूल में 24वां मुक बधिर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। यह समाप्त हो चुका है। इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इन 17 पदकों में भारत ने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और भारत पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। ठीक है, वहीं सबसे अधिक पदक यूक्रेन ने जीता। इस खेल में कुल 138 पदक, 62 गोल्ड, 38 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल यूक्रेन ने जीता और पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट, पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 अर्थात प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर निम्न में से क्या सही है। देखिए, ये एक्ट हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। किस लिए? वाराणसी स्थित ज्ञान वापी मस्जिद विवाद जो चल रहा है, इसी विवाद के दौरान जो है ये एक्ट काफ़ी सुर्खियों में आ गया है, याद रखिएगा। इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1991 में इस एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन ए में है, ये अधिनियम किसी भी धार्मिक स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से रोक लगाता है। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 जैसी स्थिति हर धार्मिक स्थल की रहेगी। यानी 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बदलाव नहीं की जाएगी। और ये अधिनियम तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार के समय बनाया गया था। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है,
देखिए, नरसिम्हा राव के सरकार में दो धर्मों के बीच में टकराव की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से ये अधिनियम पारित किया गया था, क्योंकि 1990 और 1991 ये एक ऐसा समय था कि अयोध्या विवाद काफ़ी उस समय आ गया था बाबरी मस्जिद को लेकर। उसी समय ये एक्ट पारित किया गया था। तो इस एक्ट को ध्यान में रखिएगा, कब पारित किया गया था? 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत अपने असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के एक दोषी A.G. पेरारीवालन को रिहा कर दिया है? इस अनुच्छेद को भी नोट कर लीजिए आप सभी लोग, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यह है अनुच्छेद 142। इस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विशेषाधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला सुनाया था, और इसी विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को, इसका नाम है A.G. पेरारीवालन, इसे रिहा कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, अनुच्छेद 142। क्या कहानी है वो जान लेते हैं। देखिए, 1991 में एक आत्मघाती ब्लास्ट में राजीव गांधी जो है मारे गए थे। इसके लिए 7 दोषियों को पकड़ा गया था। इन पर आरोप सिद्ध हुए थे, इन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में गांधी परिवार ने इन्हें माफ़ कर दिया, तो इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई 2014 में। फिर 2018 में सज़ा माफ़ करने के लिए तमिलनाडु तमिलनाडु के गवर्नर थे, उनसे अपील की गई, लेकिन गवर्नर ने इस अपील को खारिज नहीं की, बल्कि उस अपील को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है क्या चाहती है वो रुख साफ करे, लेकिन वहाँ के गवर्नर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को ये विशेषाधिकार मिल गया, और इसने इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए A.G. पेरारीवालन जो 7 दोषियों में से एक है, इसे रिहा कर दिया है। किस अनुच्छेद के तहत जो है ये विशेषाधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को? अनुच्छेद 142। अब यहाँ पे एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 161। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 142 क्या कहता है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा हुक्मनामा पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। वहीं अनुच्छेद 161 क्या है? देखिए, तमिलनाडु के गवर्नर के पास जो सज़ा माफ़ कराने के लिए अपील भेजी गई थी, तो तमिलनाडु के जो भी भारत के राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके पास किस प्रकार की शक्ति होती है अनुच्छेद 161 के तहत, उसे याद रखिए। किसी राज्य के राज्यपाल को किसी भी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति का सज़ा माफ़ करने, राहत देने, सज़ा को निलंबित करने या सज़ा को कम करने की शक्ति होती है अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या हैं? तो देखिए, सूरत और उदयगिरी ये एक युद्ध पोत है। ठीक है, सूरत गुजरात में है और उदयगिरी शायद राजस्थान में है, मुझे उतना नहीं मालूम है, लेकिन ये दोनों एक स्थान है। इन्हीं स्थानों के नाम पर इन 2 युद्ध पोत का नाम रखा गया है, तो ये युद्ध पोत हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन दोनों युद्ध पोतों को लॉन्च किया। ठीक है, इसमें सूरत युद्ध पोत जो है ये P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित यानी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, और उदयगिरी जो है ये P-17A श्रेणी का दूसरा स्टेल्थ युद्ध पोत है। ठीक है, और इन दोनों युद्ध पोतों का निर्माण किया है मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट, हाल ही में 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में विश्व वानिकी कांग्रेस का 15वां संस्करण आयोजित किया गया सियोल में। सियोल कहाँ पर है? ये साउथ कोरिया की कैपिटल है। ठीक है, देखिए, विश्व वानिकी कांग्रेस जो है ये विश्व की सबसे बड़ी वानिकी क्षेत्र की सभा है। हर 6 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जो है ये 2021 वाला संस्करण था, लेकिन 2022 में आयोजित किया गया साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। ठीक है, कौन आयोजित करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का यह संगठन है जिसका मुख्यालय रोम में है। ठीक है, प्रथम विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किया गया था 1926 में रोम में। ठीक है, और पिछली बार 14वें विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था 2015 में, और इस बार का ये 15वां संस्करण था, आयोजित किया गया साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। ठीक है, विश्व वानिकी कांग्रेस का उद्देश्य वनों के संरक्षण, प्रबंधन और उपयोग के संबंध में ज्ञान
और अनुभव को साझा करना है। हर 6 साल पर इस कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन की मंजूरी दी है। देखिए, श्रेष्ठ परियोजना जो है ये गुजरात की एक परियोजना है। इस परियोजना के लिए हाल ही में विश्व बैंक ने $350 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। वैसे ही इस परियोजना की कुल लागत है $500 मिलियन, जिसमें से विश्व बैंक प्रदान करेगा $350 मिलियन। यहाँ पे श्रेष्ठ परियोजना में श्रेष्ठ जी का मतलब है सिस्टम्स रिफॉर्म्स एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और राज्य की महामारी रोकथाम प्रणाली को मजबूत करना है। ठीक है, विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यहीं पर नासा और IMF का भी मुख्यालय है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, प्रबंध निदेशक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत, मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रिनहार्ट। नेक्स्ट, किस भारतीय को ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च उत्कृष्ट सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हाल ही में एक भारतीय को ये पुरस्कार दिया गया है। ये हैं अजय पीरामल, जो कि पीरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, तो ये कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है। वहीं तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और हाल ही में ये पुरस्कार भी एक भारतवंशी को दिया गया। ये हैं गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। ब्रिटेन में स्थित एक कंपनी है पेन लॉन, उसके CEO हैं। इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है ओडिशा ने। किसको हराकर? कर्नाटक को हराकर। और इस चैंपियनशिप के फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। जीता ओडिशा ने। ओडिशा की बात करें तो देखिए, राज्य के सभी स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है यहाँ की सरकार ने। ओडिशा के प्रथम आदिवासी CM थे हेमानंद बिस्वाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण में राज्य को पहला स्थान मिला है। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है पुरी। गंजम जिला ये ओडिशा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है। वहीं 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है, जो कि ओडिशा की कैपिटल है। ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जिलों की संख्या 30 है। भुवनेश्वर राजधानी है। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चीफ जस्टिस हैं S मुरलीधर। ओडिशा का हाई कोर्ट कटक में है। ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 147 है। सूर्य मंदिर, यहाँ पे कुछ ये पर्यटक स्थल हैं ओडिशा में। सूर्य मंदिर जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। चिल्का झील जो है ये ओडिशा में ही स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है चिल्का झील। धौली बांध मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं जो हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ओडिशा में है। रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्ति चित्र और गुफाएं, सप्त सज्जा की पहाड़ियाँ ये सारी ओडिशा में हैं। ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर हिरन। राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फूल अशोक। ओडिसी सवारी पैंका मुनरी तथा घुमुरा यहाँ के फोक डांस हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य ये भी ओडिशा में है। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। हीराकुंड डैम महानदी पर है। मंदिरा डैम शंख नदी पर। रेंगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 35 है। पहला क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के उस समय
शासक थे टीपू सुल्तान। इन दोनों के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध का चौथा संस्करण ये आयोजित किया गया था 1799 ईस्वी में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैदराबाद में स्थित है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, वहीं ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये हैदराबाद में है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेश्कोवा, ये सोवियत संघ की थी। चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो देखिए, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? तो इसका नाम है लक्ष्य। www का विस्तृत रूप क्या है? जब भी आप वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो www टाइप करते हैं, इसका विस्तृत रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसकी खोज किसने की थी? इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। सन 1614 ईस्वी में लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। प्रथम कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा था? प्रथम कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो ये है फॉरट्रॉन। ठीक है, फॉरट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। डॉस क्या है? तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जो भी पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है उसी के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है संतुलित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। पित्त यानी पाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। यानी पित्त जो है ये कैसा होता है? स्वाद में ये क्षारीय होता है। 7 से ऊपर अगर जाएंगे तो क्षारीय और 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय होता है। ठीक है, पीएच मान में पी क्या संदर्भित करता है? यहाँ पे पी का मतलब है पावर। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7, यानी न्यूट्रल होता है, स्वादहीन होता है। पीएच में पी का मतलब पावर होता है और एच यहाँ पे हाइड्रोजन संदर्भित करता है, याद रखना है। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, एलिजाबेथ बोर्न किस देश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है? फ्रांस की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कि राजस्थान में है। किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? हरियाणा ने। भारत का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया? भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का विषय क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम्स। हर साल ये दिवस 18 मई को मनाया जाता है। घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट आई लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? गोकुलम केरल एफसी ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में किस स्थान पर प्रथम अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका आयोजन किया गया मुंबई में और यह पहला ही सम्मेलन था, याद रखना है। पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। FA कप 2021-22 का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल ने जीता है चेल्सी को हराकर। ग्रीनको ग्रुप द्वारा 5230 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। अब पिछले क्विज का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था, भारत कितने देशों से अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 7 देशों से। ये कंट्री हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। दूसरा क्वेश्चन था, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो ये है अंटार्कटिका। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, अग्नि डैश पर मार करने वाला भारत का एक बैलिस्टिक मिसाइल है। दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।